संपत्ति खरीदने का सौदा करने के बाद मालिक रजिस्ट्री नहीं करे तब क्या करें। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट कुमकुम शुक्ला। आज हम बात करने वाले हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपसे संपत्ति बेचने का एग्रीमेंट कर लेता है और उसके बाद भी आपको वो संपत्ति धन लेने के बाद हस्तांतरित ना करे तो क्या करें। तो आपके पास क्या उपाय हैं? क्या आप उसे जेल भिजवा सकते हैं? तो आइए जानते हैं। स्वयं की संपत्ति खरीदना हर व्यक्ति का सपना होता है। भारत भर में मकान जमीन खरीदने के सैकड़ों सौदे प्रतिदिन किए जाते हैं। अधिकांश तो इन सौदों में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, पर कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जिनमें कुछ समस्याएं हो जाती हैं। ऐसी समस्या होने पर खरीदार सबसे पहले अपने विधिक अधिकारों को तलाशता है। कोई ऐसी प्रक्रिया जानना चाहता है जिससे उसको राहत मिल सके। ज्यादातर देखने में आता है कि विक्रेता अपनी संपत्ति को बेचने का सौदा तो कर देता है, लेकिन सौदे के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री करने में आनाकानी करता है और खरीदार को हिले हवाले देता है। जमीन और मकान से जुड़े हुए सौदे एक बहुत बड़ी धनराशि में होते हैं। ये धनराशि किसी व्यक्ति के सारे जीवन की जमा पूंजी भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में कानून खरीदारों के अधिकारों की रक्षा की संपूर्ण और सरल व्यवस्था करता है। कानून में ऐसी समस्या से निपटने के लिए संपूर्ण व्यवस्था दी गई है, जिसमें सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मुकदमों के माध्यम से इस समस्या को निपटाया जा सकता है। नंबर 1, क्या है क्रिमिनल कानून। जब भी किसी व्यक्ति द्वारा अपने मालिकाना हक की संपत्ति को बेचने का सौदा किसी क्रेता के साथ किया जाता है, तब प्रतिफल की संपूर्ण राशि अदा कर देने के बाद विक्रेता का यह दायित्व बनता है कि वो क्रेता के पक्ष में रजिस्ट्री कर दे। कभी कभी ये होता है कि विक्रेता द्वारा संपूर्ण धनराशि प्राप्त तो कर ली जाती है, पर ऐसी धनराशि को प्राप्त करने के बाद रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया जाता है या फिर क्रेता को झूठे वादे करके फंसाया जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत इस परिस्थिति से निपटने के लिए संपूर्ण व्यवस्था दी गई है। आईपीसी की धारा 420, 406 इस मामले में प्रयोज्य होती है। अब हम बात करते हैं धारा 420 के बारे में। धारा 420 किसी व्यक्ति के साथ छल किए जाने पर लागू होती है। इस धारा के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को छल और कपट के माध्यम से उसकी संपत्ति को हड़पा जाता है, तब दंड की व्यवस्था की जाती है। शिकायतकर्ता जो ऐसे अपराध से पीड़ित होता है, अपनी शिकायत को लेकर संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी के पास जा सकता है और उससे एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर उसे इस प्रकरण से अवगत करा सकता है। संबंधित क्षेत्र थाना की पुलिस ऐसे व्यक्ति पर जिसके द्वारा छल किया गया है, एक विक्रय अनुबंध किया गया है और उस विक्रय अनुबंध के बाद रजिस्ट्री नहीं की गई, तब उस व्यक्ति पर धारा 420 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करके मामले की विवेचना करके न्यायालय में प्रस्तुत कर देती है। इस प्रकरण में व्यक्ति को लंबी जेल भी हो सकती है और जल्द जमानत नहीं मिलती है। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 406। आईपीसी की धारा 406 अमानत में खयानत से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ यदि छल के माध्यम से अमानत में खयानत की जाती है, तब दंड का प्रावधान किया गया है। विक्रय का सौदा करना और उसके बाद रजिस्ट्री नहीं करना एक प्रकार से अमानत में खयानत है और ऐसी अमानत में खयानत छल के माध्यम से की जाती है। इसीलिए ऐसे प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 भी प्रयोज्य होती है। जब कभी इस प्रकार का प्रकरण लेकर संबंधित पुलिस थाने पर जाया जाता है, तब पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करते समय धारा 420 के साथ धारा 406 का भी समावेश किया जाता है और विवेचना में यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति के साथ छल भी हुआ है और छल के साथ अमानत में खयानत भी हुई है। ये एक संज्ञ अपराध है और इसमें जल्दी जमानत नहीं होती है। दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को एक लंबे समय तक का कारावास हो सकता है। इस धारा के अंतर्गत 3 वर्ष के दंड के कारावास का प्रावधान
किया गया है, परंतु धारा 420 के अंतर्गत 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार की घटना होने के बाद पीड़ित पक्षकार को सर्वप्रथम आपराधिक कानून का सहारा लेना चाहिए और अपने साथ होने वाली आपराधिक घटना की संपूर्ण जानकारी पुलिस थाना क्षेत्र को देनी चाहिए तथा एक भार साधक पुलिस अधिकारी को इस बात का संज्ञान देना चाहिए। अब हम जानेंगे कि सिविल क्या उपचार है इसमें। नंबर 2, सिविल उपचार। जैसा कि विदित है, ये आर्थिक प्रकार का अपराध तो है ही, साथ ही अपराध में सिविल रूप भी है, जिस कारण इसमें सिविल उपचार की भी व्यवस्था है। सिविल उपचार का अर्थ ये होता है कि किसी व्यक्ति के साथ यदि कोई नुकसानी हुई है, उसके किसी अधिकार को खंडित किया गया है, तब उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दिलवाई जाती है तथा उसे उस स्थिति में लाया जाता है जिस स्थिति में वो व्यक्ति पहले था। जब कभी किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय का सौदा किया जाता है, तब एक विक्रय अनुबंध लेख लिखा जाता है। ये विक्रय अनुबंध लेख भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में दिए गए सिद्धांतों के अधीन लिखा जाता है। हाँ, इस लेख के लिखने के बाद यदि संपत्ति को बेचने वाला संपत्ति की रजिस्ट्री करने से इनकार कर देता है, तब संपत्ति को खरीदने वाला व्यक्ति अपनी दी गई धनराशि को पुनः प्राप्त करने या फिर उस संविदा को पालन करवाने का अधिकार रखता है। यदि विक्रय का करार कर लिया गया है और ऐसे करार के बाद पीड़ित पक्षकार ने विक्रय के करार में उल्लिखित की गई धनराशि को विक्रेता को अदा कर दिया है और विक्रेता द्वारा ऐसी धनराशि को प्राप्त करने के बाद भी क्रेता को संपत्ति का कब्जा नहीं दिया है या फिर संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है, तब क्रेता का अधिकार पैदा हो जाता है कि वो संपत्ति पर कब्जा भी प्राप्त कर ले और साथ ही उसकी रजिस्ट्री भी करवाए, या फिर वो अपनी धनराशि यदि चाहे तो विक्रेता से प्राप्त करने का अधिकारी भी होता है। अब हम बात करने वाले हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत क्या प्रावधान है, तो आइए जानते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 10 किसी भी संविदा के पालन करवाए जाने के संबंध में उपबंध करती है। इस धारा के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी संविदा को पालन करवाए जाने के लिए निवेदन कर सकता है। इस धारा के अंतर्गत न्यायालय को संविदा का पालन करवाना ही होता है तथा उसे किसी प्रकार का विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है। यदि मामले में न्यायालय को संतुष्टि साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तब अभिलेख पर वे सभी साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनसे ये साबित होता है कि दोनों पक्षकारों के मध्य संविदा की गई थी और ऐसी संविदा का पालन किया जाना चाहिए, तब न्यायालय धारा 10 के अंतर्गत संविदा का पालन करवा सकता है। सरलता पूर्वक इस धारा के अंतर्गत मुकदमा स्थापित किया जा सकता है। इसमें अधिक धनराशि भी खर्च नहीं होती है और जो भी धनराशि खर्च होती है पीड़ित पक्ष को दिलवाई जाती है तथा उसकी संपूर्ण क्षतिपूर्ति की जाती है। कभी कभी परिस्थिति ये होती है कि पक्षकार द्वारा जब इस धारा के अंतर्गत न्याय मांगा जाता है, तब न्यायालय को ये देखना होता है कि विक्रय का अनुबंध जिस व्यक्ति द्वारा किया गया है वो उसको बेचने का हकदार था या नहीं। यदि वो व्यक्ति छल से किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति विक्रय कर देता है तो उस स्थिति में संविदा का पालन नहीं करवाया जा सकता। इसीलिए उस व्यक्ति के द्वारा न्यायालय पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति करने का आदेश देता है। तो आज आपने जाना कि यदि कोई व्यक्ति एग्रीमेंट होने के बाद भी आपको संपत्ति हस्तांतरित ना करे या आपके पैसे ना लौटाए तो आपके पास क्या कानूनी उपचार हैं। हम जल्द हाजिर होंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।